मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है। ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियाँ। भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा कुछ देशी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। केंद्रीय सरकार की कार्यकारिणी शक्ति को वायसराय में निहित कर दिया गया। संघीय प्रशासन के विषय को हस्तांतरित तथा आरक्षित भागों में विभक्त कर दिया गया। आरक्षित विषयों में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय और जनजातीय क्षेत्र शामिल थे। बाकी सारे विषय हस्तांतरित विषयों की सूची में थे। इसमें विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया था: संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 59 विषय थे। अखिल भारतीय हित के विषय इसमें आते थे। समवर्ती सूची में 36 विषय थे। अवशिष्ट शक्तियों पर अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल का था कि इस पर कानून कौन बनाएगा। 1935 के अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की भी व्यवस्था थी। संघीय न्यायालय के विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल इंग्लैंड में की जा सकती थी। संघीय न्यायालय को 3 प्रकार की अधिकारिता प्राप्त थी: प्रारंभिक, अपीलीय तथा परामर्शदात्री। इस अधिनियम के द्वारा वर्ष 1935 में बर्मा को भारत से अलग किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन की 3 जून 1947 की योजना पर आधारित इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश शासन को समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया तथा 2 स्वतंत्र राष्ट्र भारत तथा पाकिस्तान अस्तित्व में आए। इसमें वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों के लिए गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। प्रांतीय प्रशासन बंगाल, मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी का शासन गवर्नर एक 3 सदस्यीय समिति की सहायता से चलाता था, जबकि अन्य प्रांतों का शासन गवर्नर द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर एवं चीफ कमिश्नर चलाते थे। इन प्रांतीय सरकारों पर 1833 ईसा के बाद वित्त संबंधी कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इन प्रतिबंधों को 1870 ईसा में लॉर्ड मेयो ने कम करने के लिए प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग कर दिया, जिस कारण प्रांतीय सरकारें अपनी मर्जी से वित्त का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हो गईं। यद्यपि लॉर्ड मेयो के इस निर्णय से प्रांतीय सरकारें अधिक स्वायत्त हुईं, परंतु सर्वोच्च स्तर पर भारत सचिव का नियंत्रण यथावत बना रहा। स्थानीय स्वशासन। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना 1688 ईसा में भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी नगर में की गई थी। इसी प्रकार के नगर निगमों को 1726 ईसा में कलकत्ता एवं बम्बई में अपनाया गया। भारत में 1861 ईसा के भारत परिषद अधिनियम में वैधानिक एवं विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाया गया था। इस अधिनियम के फलस्वरूप सर्वप्रथम 1864 ईसा में बंगाल में नगर पालिका का गठन किया गया। इसी क्रम में 1868 ईसा में मद्रास, 1865 ईसा में पंजाब तथा 1867 ईसा में संयुक्त प्रांतों में नगर पालिकाओं का गठन किया गया। लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का समर्थन करते हुए स्थानीय संस्थाओं को नए कर लगाकर वित्तीय प्रबंधन करने की अनुमति प्रदान की। फलतः सीमित मात्रा में ही सही भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई। स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने में लॉर्ड रिपन का विशेष योगदान रहा। इसने 1882 ईसा में एक नया अधिनियम पारित करके नगर पालिकाओं के कार्यक्षेत्रों एवं शक्तियों को निश्चित किया। इस अधिनियम से नगर पालिकाओं की स्थिति मजबूत हुई तथा उनके प्रशासन में पारदर्शिता आई। 1883 से 84 ईसा की एक अन्य अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं की संवैधानिक शक्तियों तथा कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किए गए। 1908 ईसा में गठित पुनर्गठन आयोग ने स्थानीय स्वशासन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए जिला बोर्डों, अधीनस्थ जिला बोर्डों तथा ग्राम पंचायतों के विकास को महत्वपूर्ण बताया।
फलतः 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत में वैधानिक रूप से प्रांतीय स्वायत्तता को शुरू किया गया। यद्यपि अंग्रेज नौकरशाहों द्वारा समय समय पर प्रांतीय स्वायत्तता को बाधित किया जाता रहा। ब्रिटिश काल में लोक सेवा अधिकारियों की शिक्षा एवं उसका नैतिक स्तर सुधारने तथा उन्हें भारतीय भाषाओं, कानून और प्रशासन से परिचित कराने के उद्देश्य से 1800 ईसा में वेलेजली ने बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज बंद करके वर्ष 1905 में हरफोर्ट में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई, जिसे वर्ष 1909 में हेलीबरी स्थानांतरित कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रशासन बेहतर तरीके से चलाने के लिए लोक सेवकों की नियुक्तियां की। सिविल सेवकों की 1853 ईसा तक नियुक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों द्वारा की जाती रही, किंतु 1853 के चार्टर एक्ट में कंपनी के प्रशासन को सुधारने के लिए नागरिक सेवा में नियुक्तियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से किए जाने का प्रावधान किया गया। 1858 ईसा के अधिनियम में इस बात को दोहराया गया। इसके लिए अधिकतम उम्र सीमा 23 वर्ष थी। 1859 ईसा में उसे कम करके 22 वर्ष था तथा 1866 ईसा में 21 वर्ष कर दिया गया। सिविल सेवा परीक्षा लंदन में वार्षिक रूप से आयोजित की जाती थी तथा उसकी कठिन परीक्षा शर्तों एवं विदेशी भाषाओं के प्रभुत्व के कारण 1863 ईसा तक भारतीय इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में असमर्थ रहे। इसके बाद के वर्षों में प्रत्येक वर्ष कोई न कोई भारतीय नागरिक सेवा में सफल होता रहा। सिविल सेवा में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा 1878 ईसा में सिविल सेवा में बैठने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। कठिन प्रवेश शर्तों के बावजूद प्रतिभाशाली भारतीयों ने सिविल सेवा में अपनी मौजूदगी जारी रखी। 1886 ईसा में चार्ल्स एचिंसन के अधीन सिविल सेवा पर एक कमीशन का गठन किया गया, जिसने प्रांतीय सिविल सेवा की अनुशंसा की। 1893 ईसा में हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक विधेयक पारित किया, जिसके अनुसार यह प्रावधान किया गया कि भारत और ब्रिटेन दोनों जगहों पर सिविल सेवा परीक्षा साथ साथ होगी। वर्ष 1912 में सिविल सेवा पर इस्लिंगटन कमीशन का गठन किया गया, जिसने लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा की। ली आयोग के सुझाव पर वर्ष 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। सर रोजर बारकर इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए। ब्रिटिश काल में न्यायिक व्यवस्था। क्लाइव ने न्यायिक व्यवस्था की जिम्मेदारी भारतीयों पर ही डाल रखी थी। वारेन हेस्टिंग्स के काल में ब्रिटिश न्याय प्रणाली की स्थापना हुई। कानून का शासन तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता इस प्रणाली की विशेषताएं थीं। सिविल एवं फौजदारी मामलों के लिए अलग अलग अदालतें थीं। 10 रुपये तक के मामलों में प्रधान या मुखिया निर्णय ले सकता था। प्रत्येक जिले में दीवानी अदालत स्थापित की गई, जिसकी अध्यक्षता यूरोपीय कलेक्टर करता था। यहाँ 500 रुपये तक के मामलों का निर्णय किया जाता था। दीवानी अदालत के ऊपर कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत स्थापित की गई। फौजदारी मामले भारतीय अधिकारियों पर छोड़ दिया गया। इस क्षेत्र में केवल इस्लामी कानून लागू किए जाते थे। दंड भी उन्हीं के आधार पर दिया जाता था। हेस्टिंग्स द्वारा फौजदारी व्यवस्था को सुधारने के लिए 1772 ईसा में प्रत्येक जिले में फौजदारी अदालत स्थापित की गई, जिसमें काजी, मुफ्ती तथा मौलवी नियुक्त किए गए। सबसे ऊपर सदर निजामत अदालत बनाई गई, जिसका संचालन दरोगा ए अदालत, प्रधान काजी, प्रधान मुफ्ती, 3 मौलवी करते थे। जिला स्तर पर न्याय प्रणाली यूरोपीय कलेक्टर द्वारा नियंत्रित होती थी, किंतु वह स्वयं न्यायालय का सदस्य नहीं होता था। हेस्टिंग्स के काल में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। साथ ही हेस्टिंग्स के काल में हिंदू विधि संहिता तथा मुस्लिम विधि का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी किया गया। ब्रिटिश काल में न्यायिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कॉर्नवालिस व बैंकटिंग द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए। कॉर्नवालिस के प्रयास 1793 ईसा में कॉर्नवालिस कोड लाकर न्याय प्रणाली को एक सुव्यवस्थित आधार प्रदान किया। कॉर्नवालिस कोड शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। इसमें कर तथा न्याय प्रशासन को अलग अलग किया गया। 1793 की संहिता द्वारा कलेक्टर से न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियाँ वापस ले ली गईं तथा जिला अदालतों के लिए जिला न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया। मुंसिफ अदालतों के ऊपर 4 प्रांतीय अदालतें थीं, जो कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में स्थित थीं।
इसके ऊपर कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत थी, जहां गवर्नर जनरल तथा उसके पार्षद निर्णय लेते थे। सदर निजामत अदालत कलकत्ता में पुनः स्थापित की गई। 4 सर्किट कोर्ट की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल को क्षमादान का अधिकार प्राप्त था। बैंकटिंग के प्रयास। लॉर्ड विलियम बैंकटिंग के काल में चारों सर्किट बोर्ड कोर्ट समाप्त कर दिए गए तथा कोड़े मारने की सजा का अंत कर दिया गया। कमिश्नरों के फौजदारी अधिकार जिला न्यायाधीशों को सौंप दिए गए और जिला न्यायाधीशों ने अपने मजिस्ट्रेट के अधिकार कलेक्टर के लिए छोड़ दिए। आगरा में अपीली अदालत की स्थापना की गई। इलाहाबाद में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत स्थापित की गई। अदालतों में फारसी भाषा के स्थान पर प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया। अन्य प्रयास। 1853 ईसा के चार्टर एक्ट के नवीकरण के समय दूसरा विधि आयोग बनाया गया। 1859 ईसा और 1861 ईसा के मध्य दंड विधि, सिविल कार्यविधि तथा दंड प्रक्रिया पारित की गई। 1861 ईसा में उच्च न्यायालय अधिनियम के द्वारा पुराने सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1866 ईसा में एक उच्च न्यायालय आगरा में स्थापित किया गया, जिसे 1875 ईसा में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। लाहौर एवं रंगून में भी उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। वर्ष 1935 के अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि। ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक काल में भारतीय रियासतों के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक हितों को साधने के लिए संबंध विकसित किए थे। कालांतर में कंपनी ने रियासतों के मध्य प्रतिस्पर्धा की लड़ाई में हस्तक्षेप करना शुरू किया तथा धीरे धीरे कमजोर हो रही रियासतों को कभी कुप्रबंधन के आधार पर तो कभी सहायक संधि के आधार पर अधिग्रहित करना शुरू किया। ब्रिटिश सरकार की भारतीय रियासतों के प्रति नीति विभिन्न चरणों में समझा जा सकता है। समानता के लिए संघर्ष की नीति 1740 से 65 ईसा। अपने व्यापारिक हितों के रक्षार्थ अंग्रेजों ने डुप्ली की नीति का अनुसरण किया और 1751 ईसा में अर्काट पर घेरा डालकर अपनी राजनीतिक सत्ता को सिद्ध करने का प्रयत्न किया। क्लाइव के अधीन कंपनी अपने को एक राज्य के रूप में स्थापित करना चाह रही थी। बंगाल विजय के पश्चात कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई। घेरे की नीति 1765 से 1813 ईसा। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस दौरान कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्यवर्ती राज्य बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। कॉर्नवालिस ने भी भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। सर जॉन सोर ने यद्यपि देशी रियासतों के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, परंतु उनके बाद लॉर्ड वेलेजली ने साम्राज्यवादी नीति अपनाते हुए सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि एवं कुशासन के आधार पर देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन लाने का कार्य किया। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 57 ईसा। देशी रियासतों के प्रति लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अधीनस्थ पृथक्करण की नीति अपनाई। इस नीति के अनुसार देशी रियासतों को अपने आंतरिक मामलों को छोड़कर समस्त बाहरी प्रभुसत्ता के लिए कंपनी के अधीन रहना था। यद्यपि शुरू में रियासतों को आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता दी गई थी, किंतु अंग्रेजी रेजिडेंटों की बढ़ती शक्ति ने उन्हें आंतरिक मामलों में भी पंगु बना दिया। कर्नल लॉ एवं कर्नल वारकर ने अपनी मजबूत शक्ति के कारण क्रमशः हैदराबाद एवं बड़ौदा रियासतों के प्रति आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। अधीनस्थ पार्थक्य नीति ने देशी रियासतों की बाह्य एवं आंतरिक दोनों स्वतंत्रताएं छीन ली। इसी क्रम में लॉर्ड विलियम बैंकटिंग एवं डलहौजी ने भी अपने कार्यकालों में क्रमशः कुशासन एवं हड़पने की नीति के तहत विभिन्न रियासतों को ब्रिटिश सरकार के अधीन कर लिया। बैंकटिंग ने कुशासन के आधार पर क्रमशः मैसूर, कछार, कुर्ग एवं जैंतिया तथा ऑकलैंड ने कुर्नूल, मांडवी तथा कोलाबा एवं जालौन रियासतों का अधिग्रहण कर लिया था, जबकि जैतपुर, बहावलपुर एवं कश्मीर रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी। डलहौजी ने अवध का विलय कुशासन के आधार पर किया था। अधीनस्थ संघ की नीति नरेंद्र मंडल 1857 से 1935 ईसा।
1857 ईसा के विद्रोह में कुछ देसी रियासतों ने अंग्रेजों की मदद की थी। इससे प्रभावित होकर अंग्रेजों ने विद्रोह के साथ डलहौजी की हड़प नीति को समाप्त कर दिया तथा ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी प्रदर्शित करने वाले रियासतों के साथ ब्रिटिश सरकार ने विशेष संबंध स्थापित किए। 1858 ईसा के चार्टर एक्ट के पारित होने पर सभी अधीनस्थ रियासतों ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गए। इसके तहत केवल कुशासन के आधार पर दो देसी रियासतों को दंडित करने का प्रावधान किया गया तथा विलय की नीति को पूर्णतः त्याग दिया। 1876 ईसा में राजकीय उपाधि नियम पारित किया गया। इसके द्वारा महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद अथवा भारत की साम्राज्यी घोषित किया गया। क्राउन के प्रति राजभक्त रहने वाले राजाओं को उनके राज्य लौटा दिए गए। मैसूर के राजा को मैसूर इसी नीति के तहत लौटाया गया, किंतु टांक, अलवर, बड़ौदा एवं कश्मीर रियासतों के प्रति कठोर नीति अपनाई गई। वर्ष 1927 में ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के साथ आर्थिक संबंधों के निर्धारण के लिए बटलर समिति का गठन किया गया था। नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का वर्ष 1921 में गठन किया गया। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस से रियासतों को प्रतिनिधित्व उनकी वैधानिकता एवं छत्राधिकार के आधार पर दिया गया था। बराबर के संघ की नीति 1935 से 47 ईसा। 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रस्तावित भारत के संघ की संघीय विधानसभा में देसी रियासतों को 375 में से 125 स्थान दिए गए और राज्य विधानमंडल में 260 में से 104 स्थान। संघ केवल तभी अस्तित्व में आता था जब कम से कम आधी जनसंख्या और परिषद में आधे स्थानों वाली रियासतें संघ में सम्मिलित हो जाएं। वर्ष 1937 के चुनाव प्रभाव एवं दूसरे विश्व युद्ध के छिड़ जाने से संघीय योजना स्थगित कर दी गई। प्रजामंडल आंदोलन। अंग्रेजी राज के बढ़ते प्रतिनिधित्व के कारण देसी रियासतों की आम जनता करों के बोझ एवं लचर प्रशासन व्यवस्था से बदहाल हो गई। परिणाम स्वरूप रियासतों में विद्रोह की भावना फैलने लगी। कांग्रेस ने जब वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट की तो रियासतों में जन चेतना का प्रचार हुआ। प्रजा में राजनीतिक चेतना फैलाने में असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैसूर, बड़ौदा, इंदौर, जामनगर, हैदराबाद, नेपानगर, काठियावाड़ रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना की गई। प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्वतंत्र सरकार तथा कांग्रेस का रियासतों में आंदोलन का विस्तार करना था। इस संस्था के प्रतिनिधि दीवान रामचंद्र राव, प्रोफेसर जी.आर. अभयंकर, अमृतलाल सेठ तथा P.L. चुंदरीगर 11 जुलाई 1928 को इंग्लैंड गए थे। वहां उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष रियासतों में सांविधिक राजतंत्र की मांग रखी। ब्रिटिश सरकार ने इस पर रियासतों के प्रशासन की समीक्षा करने के लिए राजकीय आयोग का गठन किया। वर्ष 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने भी रियासतों की स्थिति पर घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें लोगों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने की बात कही गई थी। औपनिवेशिक आर्थिक नीतियाँ।